बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और हम इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस के चंद एस्पेक्ट्स पे वीडियोस बना रहे हैं। और आज की हमारी जो वीडियो है वो डी कलोनियलाइजेशन पे है। तो बहुत स्टूडेंट्स ने डिमांड भी की थी कि डी कलोनियलाइजेशन क्या है। डी कलोनियलाइजेशन से पहले हमें कंसेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा कि कलोनियलिज्म क्या है। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात करें तो इसमें हमारे पास दुनिया के अंदर कई ममालिक के अंदर एम्पायर्स का कंसेप्ट मौजूद था। कई छोटी छोटी रियासतें एक ताकतवर रियासत के कंट्रोल में अपना वजूद बरकरार रखे हुई थी, लेकिन उनकी अपनी वहाँ पर कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं थी। इनमें अगर हम देखें, जो मुस्लिम लिहाज से देखा जाए तो ओटमन एम्पायर का नाम आता है, लेकिन मुस्लिम से हटकर ज़्यादातर जो है हम देखें तो रशियन एम्पायर है, जर्मन एम्पायर है, जापानीज़ एम्पायर है, फ्रांस एम्पायर्स, और सबसे बड़ी अगर हम बात करते हैं तो वो ब्रिटिश एम्पायर्स थी। कई ममालिक जो आज के आज़ाद ममालिक हैं वो इन एम्पायर्स का हिस्सा थे। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा दें कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो उस वक्त दुनिया के अंदर ममालिक की तादाद थी वो 50 से 55 के दरमियान थी और आज 200 प्लस है। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा बना तो उसके अंदर दो बड़े अहम नुकात थे। जब वो दो बड़े नुकात सामने आए, एक फंडामेंटल राइट्स थी और दूसरा सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जब बात हुई तो बहुत से ममालिक ने अपनी आज़ादी का मुतालबा शुरू कर दिया। अगर आप सिर्फ बरतानिया की हम बात कर लें तो बरतानिया से सबसे पहले अगर हम देखें तो 1947 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हो रहे हैं, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हो रहा है, उसके बाद फिर ब्रिटेन से आयरलैंड अलहदा होता है। इसी तरह जापान से जब सोवियत यूनियन अलहदा होता है तो वहाँ पर उसकी अलहदगी से भी तकरीबन 15 से 16 ममालिक बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। तो एक सिलसिला चल पड़ा आज़ाद ममलिकत का, आज़ाद रियासतों का। आज़ाद रियासतों का जब सिलसिला चलता है तो जो कलोनियलिज़म था वो ख़त्म होता गया। तो कलोनियलिज़म की जो एंड है वो बेसिकली हम लोग उसको डी कलोनियलिज़म दौर कहते हैं। और ये डी कलोनियलिज़म जो है बुनियादी तौर पर 20वीं सदी का जो आखिरी निस्फ़ है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 1949 से लेकर सन 2000 तक के दरमियान कोई 150 के करीब ममालिक ने ये आज़ादी भी हासिल की या इस कलोनियल निज़ाम से छुटकारा पाया, जो एक दरमियान में मरकज़ी हुकूमत 10-10, 15-15 रियासतों पे अपना कंट्रोल संभाले हुई थी, उनको उनका इस्तेहसाल हो रहा था, तो उन्होंने अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की है। आज भी दुनिया के अंदर इस वक्त भी कई ममालिक ऐसे हैं जो इसी सेल्फ डिटर्मिनेशन की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें आपके सामने कश्मीर है और इसके अलावा भी बहुत से और ममालिक की हम बात कर सकते हैं जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। जब ये फंडामेंटल राइट्स या सेल्फ डिटर्मिनेशन इनको दे दी जाएगी तो ये फिर एक अलहदा रियासत के तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकेंगे। अलहदा रियासत का वजूद बेसिकली इस कलोनियलिज़म का जो निज़ाम था उसकी मौत होता है। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कलोनियलिज़म अपने अरूज पे थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट शुरू हो गई और मुख्तलिफ नई रियासतें वजूद में आना शुरू हो गई। तो ये बुनियादी तस्वुर है कि कलोनियलिज़म से डी कलोनियलिज़म का, जब डी हमेशा उसका कलोनियलिज़म या किसी भी चीज़ का अपोजिट हुआ करता है। तो कलोनियलिज़म में हम बात करते हैं कि कोई एक ताकतवर, मुआशी लिहाज से भी कह सकते हैं, मिलिट्री लिहाज से भी कह सकते हैं, एक ताकतवर रियासत के ज़ेर असर बहुत सी कमज़ोर कौमियतें या नामनियाद उस वक्त की रियासतें उनके अंदर ज़ेर असर काम कर रही हूँ, लेकिन जब कभी उनको मौका मिले, आज़ादी की तहरीक उनकी अपने अरूज पे पहुँचे, तो जब वो आज़ादी हासिल कर लेती हैं तो वो कलोनियलिज़म जो है वो चेंज हो जाता है डी कलोनियलिज़म में। तो उम्मीद है कि आपको ये कलोनियलिज़म और डी कलोनियलिज़म का कंसेप्ट समझ आ गया होगा।